मनीषा क्या हुआ? मनीषा क्या हुआ? मनीषा अच्छा ये बताओ खाना खाया? मनीषा हो कहाँ तुम? तुमसे बात कर रही हूँ। मनीषा क्या एक ही बात को बार बार पूछ रही हो? हाँ खा लिया खाना। मनीषा बेटा कैसी है तू? ठीक तो है ना? और हाँ बेटा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या बात है, तू बोल क्यों नहीं रही है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। देखो बेटा, फाइनल ईयर की एग्जाम है, पढ़ाई ठीक से करना। सुन रही है ना मैं जो बोल रही हूँ? हाँ माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं पूरा ध्यान दूंगी। अच्छा माँ चलो मैं रखती हूँ, गुड नाइट, बाय। किसका फोन था? मनीषा का। सब ठीक ठाक है ना? जी ठीक है। 9 बज गए, डिनर टाइम, खाना लगाओ जल्दी। हाँ जी। प्रशांत नीचे आ जाओ, खाना लगा रही हूँ। हेलो, चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, जरा पीछे हटिए। सर 3 लोग जलकर मर गए हैं और लाशें इतनी बुरी तरीके से जली हुई हैं, पहचानना मुश्किल है कौन और किस उम्र का था, आदमी थे या औरत। आग लगने की कोई वजह? नहीं सर, अभी बताना मुश्किल है। क्या ये मुमकिन है कि किसी ने आग लगाई हो? सर लग तो ऐसा ही रहा है, केरोसिन की गंध आ रही है, लेकिन अभी ये बताना मुश्किल है कि वो डाल के आग लगाई है कि आग लगने के बाद डब्बा गिरा है। थैंक यू। सर घर को चेक करते वक्त मुझे अलमारियां खुली हुई मिली। सर मुझे तो ये लूटपाट का मामला लगता है। सर हो सकता है कि जब चोर चोरी करने के इरादे से घर के अंदर आए तब ये लोग जाग गए हों और चोरों ने इन्हें जान से मार दिया और उसके बाद में आग लगा दी। खन्ना, अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि घर में कुल लोग कितने थे। हमें सब कुछ पता करना होगा, एवरी सिंगल डिटेल। सर खन्ना, आस पड़ोस में देखो, पूछताछ कर रहा है। सर आप में से फोन किसने किया? सर मैंने किया था। रूपचंद और मैं रोज सुबह साथ में वॉक के लिए जाते थे। आज जब निकला तो देखा घर से धुआं निकल रहा है। मैं घबरा गया और मैंने फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दिया। घर में कौन कौन लोग रहते थे? किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। भाभी संजय थी, भाई साहब रूपचंद, बेटा प्रशांत और बेटी मनीषा, यही रहते थे। रूपचंद कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनके जीवन का बस एक ही मकसद था कि सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए। और उनकी पत्नी? भाभी संजय थी तो गऊ थी गऊ। और हाँ सर, रूपचंद भाई साहब की एक बुआ थी जो ऊपर वाले कमरे में रहती थी। बेचारी देख नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, लेकिन भाभी उनका पूरा ख्याल रखती थी। लो बुआ। भाभी, अरे अनीता, हाँ कैसी है बुआ? अनीता कैसी है बेटा? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आपने कहा परिवार में 4 लोग रहते थे, अब आप बता रही हैं कि एक बूढ़ी बुआ भी थी। परिवार में कुल कितने लोग रहते थे? वैसे तो 4 लोग थे, भाई भाभी और उनके 2 बच्चे, लेकिन कुछ वक्त पहले से ही
बूढ़ी बुआ आई थी रहने के लिए। बेटी मनीषा मेडिकल कॉलेज के लिए बाहर रहती थी, पीजी में। लेकिन हमें लाशें 3 मिली हैं जली हुई। उनका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, बहुत ही सीधा था सर, किसी से कोई लेना देना नहीं, बस अपना काम भला अपना घर भला। उनकी बेटी कौन से कॉलेज में? सर्वेंट्स मेडिकल कॉलेज, दिल्ली रोड, नोएडा पर। एक काम करो, सेवन कॉलेज में पता करो, शायद उस बच्ची को पता भी नहीं होगा कि उसके घर में यह हादसा हो गया है। ओके सर। उनका कोई रिश्तेदार? हाँ सर, उनके भाई स्वरूप चंद। घर में कोई नौकर या नौकरानी थी क्या? एक नौकरानी तो आती थी, ललिता। प्रशांत भैया पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और वो मुझे ट्यूशन भी देते थे। सर पड़ोसियों का कहना है कि इस फैमिली की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। कन्ना, अक्सर जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। परिवार में 3 लोगों की हत्या हुई है, मामला गंभीर है और कदम हमें फूंक फूंक के रखना होगा। क्या हुआ? आग कैसे लगी? आप कौन? मैं स्वरूप चंदू जी, रूपचंद जी का भाई। क्या आग कैसे लगी? देखिए, हम वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल के मरने वाले कौन हैं। जल के मरने वाले? मतलब कौन कौन जल के मरा है? देखिए, 3 लाशें हमें जली हुई मिली हैं। 3 लोग? कन्ना, आशीष पकड़ो भाई, तेरा लेके चलिए। हेलो सर, मनीषा पिछले 6 दिनों से कॉलेज नहीं गई है। उसका मोबाइल भी बंद है। वो जहाँ रहती है वहाँ का एड्रेस मिल गया है, मैं आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। यस। मनीषा यहीं रहती है? हाँ, वो मेरी पीजी है। कहाँ है वो? सर, वो पिछले 4 दिनों से यहाँ नहीं है। पिछले 4 दिनों से, यानी 6 तारीख से वो यहाँ नहीं है। जी। कहाँ गई है, कुछ पता है आपको? सर, मंडे की रात को वो मेरे पास आई थी। आंटी, आंटी, आप ये चाबी रखिए, दीप्ति को दे देना। एक इमरजेंसी आई है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे पर इतनी रात को ऐसे अचानक किधर जा रही है तू? वो मैं आपको आके बताती हूँ। कुछ बता के नहीं गई सर। और पिछले कुछ दिनों से उसका बर्ताव भी कुछ अजीब लग रहा था। कुछ पूछती थी तो सीधा जवाब ही नहीं देती थी। मनीषा का रूम कहाँ है? यस। दीप्ति, सर आखिर हुआ क्या है मनीषा को? क्यों? तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारी मनीषा से आखिरी बार कब और क्या बात हुई थी? हाँ सर, मैं होटल से वापस आई थी खाना खा के, तो वो और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ खड़े थे। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? गिफ्ट मेरे लिए? हाँ। तुम लेकर आई? हाँ। थैंक यू सो मच। सर मुझे तो वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आया मनीषा जैसी लड़की को उससे प्यार कैसे हो गया। दोनों को साथ में देखती थी तो ऐसा लगता था जैसे चेप हो रहा है उसे। सिद्धार्थ रहता कहाँ पर है? सर एड्रेस तो नहीं मालूम उसका, पर हाँ फोटो है उसकी मेरे पास। हाँ जी ये है। और सर हाँ एक बात और, वो शायद ना लोधी नगर के ओटी कॉफी शॉप के पास रहता है, क्योंकि मनीषा उससे हमेशा वहीं मिलने जाती थी। मनीषा का नंबर भी दीजिए। हाँ जी। कि मनीषा के नंबर से उसके फोन की लोकेशन ट्रैक करो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो उसे फोन किसने किया था। सिद्धार्थ का भी पता करो कौन है और कहाँ रहता है। सर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ये पता करना कि मरने वाले कौन कौन थे। रूपचंद, संचेती, प्रशांत या स्वर्णलता। मनीषा कहाँ गायब हो गई? क्या मरने वालों में मनीषा भी थी? क्या जो नहीं मरा था वही कातिल था, या फिर वो भी कहीं मार दिया गया था या किसी की कैद में था? कौन मरा था कौन जिंदा था यह भी साफ नहीं हो पाया था। सर मरने वाले जो 3 लोग थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो सभी अधेड़ उम्र के थे, जिनमें से 2 महिलाएं थी और 1 आदमी। यानी कि रूपचंद, संचेती और स्वर्णलता। इसका मतलब जिंदा बचे हैं तो प्रशांत और मनीषा। हाँ सर। और सर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन सभी की मौत 6 तारीख को रात को 11 से 2 के बीच में हुई और सभी को गला रेत कर मारा गया। और सर इन तीनों को मारने के बाद 3 दिन बाद यानी कि 10 तारीख को रात को 11 से 1 के बीच में जलाया गया। यानी कि 3 दिन बाद, ठीक उसी दिन जिस दिन मनीषा अपने पीजी से ये कह के निकली थी कि उसे अर्जेंट जाना है। यस सर।
सर क्या ये मुमकिन हो सकता है कि प्रशांत और मनीषा को भी मार दिया गया हो? सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पूरी फैमिली को मिटाने की किसी ने कोई साजिश की हो? और अगर प्रशांत और मनीषा जिंदा है तो हो सकता है उनकी जान को खतरा हो, या ये पूरा हत्याकांड मनीषा और प्रशांत नहीं रचा हो, या दोनों में से किसी एक ने। खन्ना, किसी भी कंडीशन को रूल आउट नहीं किया जा सकता। हत्या इतने घिनौने तरीके से की गई है, फिर सबूत मिटाने के लिए लाशों को जला दिया गया। प्रोफेसर के परिवार को मारने वाला उनका कोई बहुत करीबी ही हो सकता है। सर मनीषा का फोन उस दिन स्विच ऑफ हो गया था जिस दिन वो पीजी अकोमोडेशन से निकली थी। सर उसके फोन की लास्ट लोकेशन भी वहीं थी। सर उसके फोन नंबर से तो कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन हाँ आखिरी बार कॉल उसके घर से लैंडलाइन नंबर से ही किया गया था। सर घर वालों के फोन भी घर पर ही ऑफ हुए हैं। मनीषा के घर से फोन किया गया था, लेकिन सर सिद्धार्थ, उसके बारे में पता चला है कि वो मनीषा के कंपैरिजन में थोड़ा कम पढ़ा लिखा है। सर मनीषा उससे अट्रैक्ट तो हो गई थी, लेकिन हमेशा इस रिश्ते को लेकर परेशान ही रहती थी। और सर पिछले 4 दिनों में मनीषा की पीजी और घर के आसपास देखा गया है। अगर हमारे बिना पूछे सब सच सच बता दोगे वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन सर मैं क्या बताऊं? आप लोग क्या जानना चाहते हैं? यही कि तुमने मनीषा के घर में आग क्यों लगाई? क्या? सर मैंने कोई आग नहीं लगाई। मैं तो मनीषा से प्यार करता था। एक प्रोफेसर जिसकी बेटी डॉक्टर बनने वाली थी, वो अपनी बेटी की शादी तुमसे क्यों करेगा? इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मनीषा कहाँ है? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला किसी को क्यों मारूंगा? तो मनीषा से आखिरी बार मिले कब थे? सर मैं उसको मिलने के लिए उसके पीजी अकोमोडेशन गया था। उसने मुझे फोन करके बुलाया था। सिद्धार्थ मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। लेट मी फोकस। फोकस ऑन व्हाट मनीषा? मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से तुम। सर मनीषा अपने दिल की सारी बातें अपने भाई प्रशांत से शेयर करती थी। भाई भैया, भैया यार कितनी बार बोला है तुम्हें कि ऐसा उठाया मत करो मुझे, नहीं तो उठाते उठाते हमेशा के लिए उड़ जाऊंगा मैं। भैया ये सिद्धार्थ है, मैंने आपको बताया था ना। हाय सिद्धार्थ, सॉरी आपको नींद से उठा दिया। नींद? नींद नहीं, साधना, मेडिटेशन। भाई आप तो मेरे और सिद्धार्थ के बारे में सब जानते हो, लेकिन मम्मी पापा का। टेंशन मत ले, तेरा भाई है ना, सब संभाल लेगा। थैंक यू। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बहन की मदद करने के लिए भाई ने मार दिया पूरी फैमिली को? खन्ना, इन जवाबों के लिए प्रशांत और मनीषा इन दोनों का हमारे हाथ में आना बहुत जरूरी है। दोनों के पोस्टर आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। अपने खबरियों को भी अलर्ट करो सर। और जहां तक हो सके। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर। रूपचंद की जो नौकरानी है ललिता, उसके बारे में एक चौंकाने वाली बात पता चली हमारे कांस्टेबल को। ललिता। जी साहब। क्या बात है साहब? तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तो यहाँ थी ही नहीं, बाहर गई थी। यहाँ नहीं थी तो फिर कहाँ थी तुम? साहब मैं अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए गई थी नोएडा के स्कूल में। उसी स्कूल में ना जिस स्कूल की फीस सालाना 50,000 रुपए? हाँ साहब, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं?
क्योंकि जब तुम अपने बच्चे की स्कूल की फीस चुराते हुए पकड़ी गई, भेद खुल जाने के डर से उन तीनों की तुमने हत्या की और सबूत मिटाने के लिए उन तीनों की लाशों को जला दिया। नहीं नहीं साहब, कौन सी चोरी, किसको मार दिया, आप क्या बोल रहे हैं साहब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही जिस घर में काम करती थी, उसके मकान मालिक, मकान मालकिन, बूढ़ी बुआ, तीनों की हत्या हो गई है। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग तो बहुत भले थे साहब। साहब ने तो मुझे खुद ही पैसे दिए थे। पढ़ाई लिखाई किसी की जागीर नहीं है, और जिसके अंदर जोश है, जुनून है, वो पैसों के लिए पढ़ाई से पीछे क्यों रहे? हाँ? ये और किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। ये मनीषा और प्रशांत कैसे थे? साहब, मनीषा दीदी तो बाहर ही रहती थी, और प्रशांत भैया जब फौरन से वापस आए थे ना, तब से वो कुछ तनाव में है साहब। और ये रूपचंद, उसका किसी से झगड़ा या कोई दुश्मनी? हाँ साहब, उनके भाई के साथ उनका झगड़ा होता था। देखो, अपने पापा को समझा देना, ये गोल गोल घुमाना बंद करें। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। एक हफ्ते के अंदर मेरा पैसा नहीं मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर, लड़ाई झगड़े जैसी कोई बात नहीं थी, बस कभी कभी कुछ कहा सुनी हो जाती थी। ये पैसों का क्या मामला है? रूपचंद भाई साहब ने मुझसे 20 लाख रुपए उधार लिए थे। और इसीलिए तुमने अपने भाई की जान ले ली? ये क्या कह रहे हैं सर आप? आपने देखा था ना सर कि भाई साहब की मौत की खबर सुनने के बाद मैं बेहोश हो गया था। मैं अपने भाई साहब का कत्ल कैसे कर सकता हूँ? ऐसी बहुत सी नौटंकियां देखी हैं मैंने। सीधी तरह से साफ साफ बता, क्या हुआ था उसे? सर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। भाई साहब को वास्तव में पैसे की जरूरत थी, क्योंकि वो प्रशांत को बाहर पढ़ाई के लिए भेजना चाहते थे। लेकिन प्रशांत सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ गया था। भाई साहब रिटायर हो गए थे, मेरे पैसे तो डूब गए थे ना सर। भाई साहब, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। अब मेरे बेटे को देख लीजिए, मैं कम पढ़ा लिखा था, मगर मेरा बेटा अमेरिका में कामयाब डॉक्टर है, और आप तो प्रोफेसर है ना। और ये आपका बेटा, ये क्या अपने आप में खोया रहता है, क्या दिखता रहता है यहाँ पर? अरे वापस कब जाएगा? न्यूजीलैंड से छुट्टियां हो गई इसकी, कितनी छुट्टियों पे आए हैं। मुझे पैसे देने ही नहीं चाहिए थे, मेरी अकल मारी गई थी। आखिर किस भरोसे पे पैसे दिए थे तुमने उनको? भाई साहब ने अपना घर मेरे नाम लिख दिया था, और उन्हीं पैसों की जब वापस आने की उम्मीद नहीं दिखी तो सबका कत्ल कर दिया, मनीषा और प्रशांत का भी। नहीं सर, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा सर, आप यकीन कीजिए। और वैसे भी सर, अब तो उस घर की कोई वैल्यू है नहीं। उस घर को कौन खरीदेगा? 3 भयानक मौतें हुई हैं उस घर में, और मैं जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारता? आखिरी बार कब मिले थे उनसे? सर, मिले हुए थोड़ा वक्त हो गया, लेकिन अभी कुछ समय पहले फोन आया था मुझे, वो अर्जेंट मिलने के लिए बुला रहे थे। कब आया था फोन? तकरीबन वो आग वाली घटना से 3 दिन पहले प्रशांत ने फोन किया था सर, रात को 11 बजे। हेलो अंकल, पापा आपसे कुछ खास बात करना चाहते हैं, प्लीज घर आ जाइए ना। क्या जरूरी काम है? मेरी कमर में बहुत दर्द है। आप घर तो आ जाइए, पापा आपको बता देंगे। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ने पर फिर बुलाएंगे तो। जी सर, थैंक यू। सर, इसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो करना, किसी की भी बात पे नहीं हो रहा। एक काम करो, जिस पे भी हमें शक है, उन सब की उन 4 दिनों की 6 तारीख से 10 तारीख के बीच की सभी की एक्टिविटीज चेक करो, देखते हैं क्या मिलता है। सर, मीडिया ने भी इस केस को सुर्खियों में जगह दी है। आई थिंक हमें उनसे भी मिलना चाहिए। पुलिस केस की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी, पर उन्हें जवाब मिलने के बजाय नए सवालों का सामना करना पड़ रहा था। मनीषा और प्रशांत का अभी भी कुछ पता नहीं चला था। एक तरफ पुलिस का शक घर की नौकरानी ललिता, रूपचंद के भाई स्वरूपचंद और मनीषा के बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ पर था, तो दूसरी तरफ पुलिस का सबसे अहम मकसद था मनीषा और प्रशांत तक पहुंचना। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो पड़ोसी कह रहे हैं कि बड़ी प्यारी सी फैमिली है, और दूसरी तरफ ये सच्चाई बाहर आ रही है। करना, सबसे पहले तो प्रशांत और मनीषा, इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो दोनों जिंदा हैं तो इस पूरी गुत्थी का हल उन्हीं दोनों के पास है। लेकिन सर, मोटिव तो सबके पास में ही है। रूपचंद के मरने के बाद में स्वरूप को करोड़ों रुपए का घर मिल जाएगा, और सिद्धार्थ, जो कि मनीषा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सर, खबरी का फोन आया था, शायद हमारी तलाश पूरी हो गई है।
लुका छिपी खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? हम सिखाते हैं। लेके चलो उसे। चल। कॉलर मत पकड़िए, मैं ऐसे ही आ जाता हूँ ना। लेके चल। चल। वहां क्या कर रहे थे? रह रहा था। तुम्हारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम वहां रह रहे थे। हादसा? कैसा हादसा? देखो प्रशांत, हमारे सामने एक्टिंग करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे घर में आग लगी हुई थी और तुम कहीं और। आग? मेरे घर पे आग लगी? कैसे? सर सब ठीक है ना? क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर में आग लग गई थी? मैं जब वहां से निकला था तब सब सही था। उसके बाद मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरे मम्मी पापा सब सही है ना? नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा अब नहीं रहे। और मनीषा? मनीषा कैसी है? मनीषा ठीक है ना? तुम्हें नहीं पता मनीषा कहाँ है? नहीं, मैं जब घर से निकला था तब मम्मी पापा और दादी घर पे थे और मनीषा पीजी अकोमोडेशन में थी। तुम घर से क्यों निकले थे और कब निकले थे? वो मैं थक गया था। मेरा दिल इस दुनिया की चीजों से ना बहुत उकता गया था, इसलिए मैंने सर पापा से भी बात की थी। बेटा तुम जो कुछ भी कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो ना? हाँ पापा, बस आपके परमिशन की जरूरत थी। मैं क्या बोलूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। सुनिए ना पापा, देखिए आज तक आपने जो कुछ भी चाहा वो सब मैंने किया, बस अब इस बात के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। देखो बेटा, मैं तो हमेशा यही चाहता था कि तुम एक बड़े इंजीनियर बनो, लेकिन मैं अपनी इच्छा तुम पर थोपूंगा नहीं। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। लेकिन तुमने घर छोड़ा क्यों? मैं संन्यास लेना चाहता था। मेरे पापा चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ाई करूं, बहुत पढ़ूं। मैंने बहुत पढ़ाई की। हाँ। उसके बाद मैं न्यूजीलैंड भी गया। न्यूजीलैंड में मैंने टॉप किया था सर। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊं। मैंने कभी नॉनवेज भी नहीं खाया। कहती थी कि ड्रिंक मत करना। मैंने ड्रिंक भी नहीं की। हाँ, मैंने वैसे नॉनवेज कभी खाया नहीं। नहीं खाया। हमेशा सबकी सुनता था मैं। फिर मन हुआ कि अपनी सुनो ना। मैंने अपनी सुनी। मैं जिंदगी में ना एकदम सुकून पाना चाहता था, एकदम शांत। मनीषा ठीक है ना? देखिए सर, अगर मनीषा को कुछ हो जाएगा ना तो मैं सर जीत जो मर जाऊंगा। सर ये बार बार ऊपर क्या देख रहा था? पता नहीं क्या देख रहा था सर। या तो ये हमें बना रहा है या फिर अपनी बहन को बचा रहा है। सर इसका कहना था कि इसके पिता ने इसको खुशी से घर से जाने दिया, जबकि स्वरूप चंद का कहना था कि बाप और बेटे में तनाव था। सर न्यूजीलैंड से आने के बाद से इसकी जिंदगी बदली है। खन्ना, इसके लिए हमें इसके दोस्तों से पूछताछ करनी होगी। इसके दोस्तों के बारे में पता लगाओ। डॉक्टर आशा को इसकी सारी डिटेल्स भेजो ताकि इसके साइकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में पता चल सके। सर प्रशांत बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा।
इनफैक्ट कई चीज़ें लाइफ में पहली बार हमने साथ में ट्राई की हैं। इनफैक्ट पहली बियर, पहला सिगरेट, सब कुछ। सर स्कूल में एक लड़की थी, हमारा दिल भी एक ही साथ उस पर आया था। सर प्रशांत बहुत ही हंसमुख था, बात बात पे जोक क्रैक करना, लोगों की टांग खींचना, ये उसकी आदत थी। अब तुझे नीड मारना है ये। अरे नहीं भाई नहीं, ये आखिरी पैग है और मैं अब पी के जा रहा हूँ घर। और अगर मेरे पापा जगे होंगे और उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया ना, तो मुझे जीते जी मार डालेंगे। सुन, मुझे प्रॉमिस कर, मेरे मरने के बाद ना तू ये पैग पिएगा मेरी याद में। अबे हाथ सर, मगर जब से वो न्यूजीलैंड से आया तब से वो चुप हो गया है, अपने आप में ही रहने लग गया है। क्यों? पता नहीं सर, कमल जी तो पता होगा, वो उसका सीनियर कम लोकल गार्डियन था न्यूजीलैंड में, वो भी इंडिया आया हुआ है, आप उसको पूछ सकते हो। सर मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि तेरे पापा ने इतनी मुश्किल से तुझे यहाँ न्यूजीलैंड पढ़ने के लिए भेजा, वापस जाकर क्या करेगा, लेकिन वो तो जिद पर आ गया था। अगर प्रशांत इतना अच्छा और मिलनसार था तो फिर उसे न्यूजीलैंड में जाकर क्या हो गया? वो तो पता नहीं सर, लेकिन हाँ वो बुरी संगत में पड़ गया था। तो मैंने कहा ना आपको कि मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्रशांत रुक तो सही, मेरी बात तो सुन। अरे क्या है, आप मुझे तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ ना मैं। इतने पैसे खर्च करके तुम्हारे पापा ने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा और तुम कह रहे हो तुम्हारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। हाँ नहीं लग रहा, तो फिर मैं फोन करके अभी के अभी प्रोफेसर साहब को सब बता देता हूँ। अरे कमल भाई प्लीज प्लीज, कमल भाई आप बैठो बैठो प्लीज प्लीज कमल भाई, अभी कुछ मत बोलिए उनको, ठीक है? जैसे मैं वहां पहुंच जाऊंगा ना तो मैं उनको खुद समझा दूंगा। प्लीज 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 मेरी बात सुनिए। लेट्स गो बडी, लेट्स गो प्लीज। कम, ठीक है, कम। सर उसका सारा टाइम स्टाइरिस के साथ गुजरता था। ये स्टाइरिस कौन है? लोकल न्यूजीलैंड बॉय है, मैं खुद भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। करना, इस स्टाइरिस के बारे में पता करो, उसका सोशल मीडिया अकाउंट स्कैन करो, इन्हें प्रशांत से मिलवाओ, देखो कैसे रिएक्ट करता है। सर आइए। पढ़ाई में गए गुजरे थे ना तुम, न्यूजीलैंड में टॉप नहीं फेल हुए थे, है ना? आपने बताया ना। आपने बताया ना। हाँ? थैंक यू वेरी मच। बस सिर्फ इससे एक झूठ का बोझ मेरे ऊपर था और वो भी आपने हल्का कर दिया आज। पापा चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं उनका नाम नहीं खराब करना चाहता था ना, इसलिए मैंने इनसे झूठ बोल दिया था। लेकिन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सॉरी पापा, सॉरी। सर मनीषा के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी पता लग जाएगा। आइए। सर आपको लगता है कि इसने कुछ किया होगा, या ये जो कह रहा है कि ये निर्दोष है वो सच है, या ये मनीषा को बचाने की कोशिश कर रहा है? करना, आज जिस तरह से इसके दोस्त कमलजीत से इसका सामना करवाया, इसी तरह उसके बाकी दोस्तों से भी इसका सामना करवाओ। अगर ये झूठ बोल रहा है तो ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगा। और हाँ, हर मुलाकात के बाद इसकी अच्छी तरह से धुलाई करो, मनीषा की भी तलाश जारी रखो। मुझे लगता है अगर ये कत्ल मनीषा ने किए हैं तो ये अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके हाव भाव देख के कुछ हिला हुआ सा लगता है। सर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा आई है। आपने जो डिटेल्स भेजे थे उसे मैंने स्टडी किया और मुझे लगता है ये साइकियाट्रिक केस हो सकता है या नहीं भी। डॉक्टर, कई बार देखा गया है कि क्रिमिनल अपने आप को साइकियाट्रिक केस बता के सजा से बचने की कोशिश करते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये केस किस कैटेगरी में आता है। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि पुलिस को किसी साइकियाट्रिस्ट से मशवरा लेना पड़े। प्रशांत पकड़ा तो गया था,
मगर उसके सामने आने से केस की अटकलियां और भी बढ़ गई थीं। जिस तरह से प्रशांत अपने बयान दे रहा था, यह समझना मुश्किल था कि वो खुद को और अपनी बहन मनीषा को बचाने की कोशिश कर रहा था या फिर सच में उसे कुछ नहीं पता था। पुलिस ने प्रशांत की मानसिक हालत देखते हुए उसका सामना उसके दोस्तों से और रिश्तेदारों से करवाने का फैसला लिया। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आशा उसका अवलोकन करके ये समझने की कोशिश कर रही थी कि प्रशांत झूठ बोल रहा है या सच या आधा सच। पुलिस ने ललिता, स्वरूप और सिद्धार्थ के उन 3 दिनों के एलिबाइज भी चेक किए और उन्होंने साफ पाया कि अब तफ्तीश का केंद्र केवल प्रशांत था। क्या सोच रहे हो प्रशांत? कि मेरी बहन कहाँ है, पता नहीं कहाँ गई है वो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसका। वैसे तो वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन है तो वो लड़की ही ना। तो मनीषा से आखिरी बार कब मिले थे? घर से निकलने के 15 दिन पहले। भैया मैं जा रही हूँ। मानो तेरी छुट्टियां खत्म हो गई? हाँ भैया, बल्कि मैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा रह ली। भैया आप अपना ख्याल रखना। आई मिस यू। मनु यार, एक बार अच्छे से गले लगा लेना। क्या पता तू अगली बार जब यहाँ आएगी तो मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। क्यों? आप न्यूजीलैंड वापस जा रहे हो? लेकिन भैया आपका तो वहाँ मेरे बिना मन लगेगा नहीं। आप कहीं भी जा लो, रहोगे मेरे पास ही। मनीषा मुझसे बहुत प्यार करती थी। चाचा जी, आपको घर चाहिए था ना? हाँ? लीजिए, आपको मिल गया घर। ऐसा नहीं है बेटा, वो घर तेरा था और तेरा ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे घर बार नहीं चाहिए। मैं तो इस इन्वेस्टिगेशन के बाद संन्यास लेने वाला हूं। और मनीषा भी जहां कहीं होगी ठीक ही होगी, लेकिन उसको भी आपका घर नहीं चाहिए होगा। प्रशांत, हमें तुम्हारे चाचा पर भी शक है। शायद उन्होंने तुम्हारे पापा का खून किया है। नहीं नहीं सर, अरे ये तो मेरे चाचा जी हैं। वो अपने भाई को कैसे मार सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आपने कहा था कि उस रात को आपको फोन आया था अर्जेंटली घर आने के लिए। जी, इसने ही फोन किया था। तुमने फोन किया था? हाँ, वो सर मैं घर से बाहर निकला था ना जब, तब पापा बहुत रो रहे थे और मम्मी भी रो रही थी। तो मैंने इनको कॉल कर दिया कि आइए और पापा को ऐसे ही संभाल लीजिए। सर, मनीषा के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। लेकिन हमें इतना तो यकीन है कि सारा काम तुमने और मनीषा ने मिल के किया है। सर, सर मैं मनीषा का लैपटॉप यूज कर रही थी तो मुझे ये मिला। एस्ट्रल प्रोजेक्शन यानी नक्षत्रीय प्रक्षेपण, ऐसी अवस्था जिसमें आत्मा शरीर छोड़ देती है और वही आत्मा अन्य आत्माओं से बातचीत करती है। लेकिन मनीषा ये सब क्यों कर रही थी? लेकिन सर, ये तो शैतानी खेल है। हाँ, तो मनीषा ये शैतानी खेल क्यों खेल रही थी? बैग में लाश मिली है, यमुना नदी पे। सर, वहां पर किसी इंसान के कटे हुए हाथ पड़े हुए। सर ये देखिए। लगता है सरकटी लाश मनीषा की है। शक्ल काफी मिल रही है। सर, ये देखिए खंजर मिला है। ये खंजर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। पता करो इस पे लगे खून के धब्बे उन 3 डेड बॉडीज के डीएनए से मैच करते हैं या नहीं। सर,
प्रशांत, 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 एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। मनीषा की लाश मिली है हमें। मेरी स्टडी कहती है कि ही इज द कल्प्रिट, बट ही इज अ वेरी गुड एक्टर। वैसे भी इसकी एक्टिंग अब ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगी। सर मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि मनीषा को भी वैसे ही मारा गया था जैसे बाकी 3 लोगों को, गला रेत के। और सर उस हथियार पर घर के बाकी लोगों के खून के ट्रेसेस भी मैच हुए। और सर ये रही स्टायरस के सोशल नेटवर्किंग साइट से मिली रिपोर्ट। और सर स्टायरस ही प्रशांत का एस्ट्रल प्रोजेक्शन गाइड था। यानी कि दोनों भाई बहन ये सब कर रहे थे। एनीवेज, सबूत तो हमारे हाथ लग गए हैं। अब इस लड़के से एक बाले जुर्म कराना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्रशांत, तुम्हारा ये पागलपन का नाटक बंद करने का वक्त आ गया है। अरे सर, मैं नाटक कहाँ कर रहा हूँ सर? मैं तो आपसे ही बात करने वाला था अभी कि मेरी पूछताछ अगर खत्म हो गई तो मुझे आप छोड़ दीजिए, और अगर यानी किसी वकील की फॉर्मेलिटी करनी है तो वो भी बता दीजिए। नहीं तो उसकी फिक्र तू मत कर, क्योंकि हमारे हाथ कुछ ऐसा लग गया है जो हम तेरे साथ शेयर करना चाहते हैं। पहचानते हो उसे? प्रशांत, नाउ स्टॉप दिस। सीधी तरह से सच सच बता, ये सब कैसे किया तुमने? सर मैं कोई भी नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने पापा से बात कर रहा हूँ, उनको पूछ रहा हूँ। अब बताइए ना आप, मैं क्या करूँ? हाँ, ये देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना कि मैं इस तरह से सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। नहीं, हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। हमें पता है तू ये पागलपन का नाटक अपनी सजा से बचने के लिए कर रहा है, और हम जानते हैं कि तू पागल नहीं है, तू एक शातिर मर्डरर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर जिसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब तू सीधी तरह से ये बता किस किस को और कैसे मारा। हाँ, मैंने सबको मारा मैंने। सबसे पहले मैंने अपनी माँ को मारा, उसके बाद पापा को मारा। और दादी, उसने क्या बिगाड़ा था तेरा? उन्हें क्यों मारा? अरे सर, लेकिन मम्मी पापा के बाद उनकी देखभाल कौन करता? मम्मी के बिना वो एक कदम भी नहीं चल पाती थी, इसलिए मैं उनके पास गया। अरे आओ ना दादी। हाँ रखो। अरे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अरे बस यही जा रहे हैं। अरे कुछ बोलेगा तो सही, कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं आपको बताता हूँ ना, चलिए तो पहले। चलिए इधर से। घर ले जा रहा है? हाँ नहीं, मैं बस इधर ही जाना है हमें। फिर मैंने मनीषा को यमुना नदी के पास वाले जंगल में बुलाया और फिर उसे भी मार दिया। चाचा जी को फोन करके बुलवाया था मैंने, लेकिन वो आए नहीं। अगर वो आ जाते तो मैं उनको वही मार देता, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। इन सबको मार के तुझे मिला क्या? क्या हासिल हुआ तुझे? मैंने उनको मारा नहीं है सर, मैंने तो उनको मोक्ष दिया है, इस दुनिया के मोह माया से दूर किया उनको। उनके शरीर से आत्मा निकलते हुए देखना चाहता था, इसलिए मैंने उनको मारा। मम्मी, पापा, दादी, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये सब मैंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन की पढ़ाई करके ये सब विद्या हासिल की है। आप नहीं समझोगे सर इस शैतानी खेल को। हाँ, लेकिन मनीषा समझ गई थी ये शैतानी खेल, इसलिए वो मेरे पीठ पीछे मुझ पे नजर रख रही थी।
मेरा लैपटॉप भी लेके गई थी साथ में। पूरा सच बता। सच ये है कि मैं एक एक को मारकर उनकी आत्मा से बात करना चाहता था, लेकिन किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ, किसी भी आत्मा से नहीं। सोचा कि घर पर नहीं तो मनीषा को घर से बाहर निकाल कर उसे मारूं, लेकिन फिर भी कांटेक्ट नहीं हुआ उसकी आत्मा से, और ना ही मैंने उसके शरीर से आत्मा निकलते हुए देखी। मम्मी, पापा, दादी, मनीषा, आओ 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 मेरे पास आओ। ये सच नहीं है, क्योंकि अगर ये सच होता तो उनको मारने के बाद उनकी लाशों को जलाता नहीं। तूने जानबूझ के ये सब किया। सच सच बता। पापा मुझसे कभी खुश नहीं थे और मम्मी उसी कारण दुखी रहती थी, और पापा मम्मी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए मैंने उनको मार दिया। मैंने देखा कि सिद्धार्थ मनीषा का ख्याल नहीं रख पाएगा, इसलिए मैंने मनीषा को भी मुक्ति दे दी। इस शरीर की दिन दुनिया में उनको खुश तो नहीं रख पाया मैं, तो सोचा कि आत्मा की दुनिया में मैं उनको खुश रखूंगा, इसलिए मैंने चारों को मुक्ति दे दी। जो बेटा जीते जी अपने माँ बाप की आत्माओं को शांति नहीं दे पाया, मरने के बाद उनकी आत्माओं को क्या शांति देगा? भले ही तेरी माँ बाप की आत्मा तुझे शांत कर दे, तुझे माफ कर दे, कानून तुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये उन पेचीदा केसों में से एक था जहां पुलिस को अपने दायरे से बाहर निकलकर यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ा। अगर पुलिस प्रशांत के दिमाग तक नहीं पहुंचती और अविराम कोशिश नहीं करती तो शायद ये केस हल ही नहीं होता। अपने बच्चों से उतनी ही अपेक्षा रखें जितनी उचित और संभव है, ताकि वो समाज के लिए वरदान बने, न कि अभिशाप। इनको हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक? लेकिन अम्मा को तो बुखार था ना। मेरे सॉरी। दृष्टि, बेटा कुछ कहना है दादी से तो उनके पास जाना, यहाँ से क्या देख रही है? नहीं, अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो वो मुझे मार देंगी। आपने देखा नहीं चाकू उनके हाथ में? नहीं बेटा, नहीं, हम सब बहुत प्यार करते हैं तुझसे। चाय बना दो? रहने दो। क्या बात है, टेंशन में लग रहे हो? क्या हुआ? बेटा, तेरी बेटी बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। मैं सब्जी काट रही थी और मेरे हाथ से चाकू छीन लिया। मैं तो डर गई थी कहीं मुझे ना चाकू मार दे। मुझे पता है दृष्टि कहाँ छुपी है। लाओ चाकू इधर दो। आप बटो। दृष्टि तो बहुत ब्रेव है, लेकिन बेटा मम्मी ठीक कह रही है, चाकू से नहीं खेलते। लाओ लाओ, चलो दादी को सॉरी बोलो। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। दृष्टि, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा और दादी का पैचअप करवाती हूँ, ठीक है? प्रिया, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। तुझे और मेरी हेल्प? हाँ, वो एक्चुअली ना मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मिलने बुलाया है। तेरा बॉयफ्रेंड कौन? अपने स्कूल का है? नहीं, बाहर का है। बातें तो अच्छी करता है, पर आज पहली बार उसने अकेले मिलने बुलाया है, तो सोच रही हूँ जाऊँ या नहीं जाऊँ। लॉटरी लग गई और तू ये सोच रही है कि प्राइज मनी लूँ या ना लूँ? ज्यादा सोच मत, जा मिल क्या। तू भी चलना मेरे साथ तेरे बॉयफ्रेंड से मिलने। क्यों कबाब में हड्डी जोड़ रही है? कबाब में हड्डी नहीं, एक से भले दो। और तू मेरे साथ चल के देख लेना कि मेरी चॉइस सही है या नहीं। तू इतना रिक्वेस्ट कर ही रही है तो मना नहीं करूंगी। पर कुल्फी खिलाएगी? पक्का खिलाऊंगी।
मुझे तो लगा तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे रेस्टोरेंट में बुलाया होगा, पर तू उसके घर पे। ये अर्जुन का घर नहीं है, ये मेरी दूर की मौसी का घर। मैंने उसे भी अर्जुन के बारे में बता रखा है। मैंने सोचा बाहर मिलूंगी तो कोई देख लेगा, इसलिए मैंने उसे यहीं बुला लिया। यानी एक के बढ़ के दो नहीं तीन है। तेरी मौसी ने भी उसे पसंद कर लिया है और तू अब भी मेरी सजेशन पे डिपेंड है। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, तेरा सजेशन भी इम्पोर्टेंट है। मौसी, ये मेरी दोस्त है प्रिया। नमस्ते मौसी। नमस्ते। आओ बेटा आओ, अर्जुन कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आओ। ये मेरी दोस्त है प्रिया। आ जाओ, बैठो। तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। लड़का अच्छा है पर शर्मिला है क्या? ये लो बेटा कॉफी पे। जूही, तू कहाँ जा रही है? उसने अपना काम पूरा किया और अब तेरा काम शुरू होगा। कौन? मयूर! पीछे हटिए। पीछे पीछे हटिए, पीछे हटिए। मेरा बेटा किसी धारदार चीज से मारा गया है। कमरे की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ काफी झड़प हुई है। अब घर वालों के बीच ही हुई या कोई बाहर वाला आगे मार के गया। एक काम करो पंकज, माँ से पूछो क्या बोलती है, और ये पता करो कि माँ बेटे के अलावा इस घर में कौन रहता है। सब यादव सर, बाहर चेक करो, घर के बाहर या आसपास कोई सीसीटीवी है क्या, और फॉरेंसिक टीम से पूछो कहाँ पहुंची। ओके सर, इस आदमी का नाम मयूर है। यहाँ इसकी माँ के अलावा इसकी बीवी अंकिता और बेटी दृष्टि रहते हैं, लेकिन ये दोनों ही सुबह से गायब हैं। प्रिया, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मिलने बुलाया है, तू भी चलना मेरे साथ, और तू मेरे साथ चल के देख लेना कि मेरी चॉइस सही है या नहीं। अब तो हमने तेरी फोटोज भी खींच ली है, और अगर तू चाहती है कि ये फोटोज तेरे माँ बाप तक ना पहुंचे, तो तू तेरे जैसी खूबसूरत किसी तेरी दोस्त या तेरी बहन को लेकर आ। कभी नहीं, मैं तुझे अपना दोस्त समझती थी और तूने देख प्रिया, मुझे गलत मत समझ। तेरी तरह मुझे भी मेरी एक दोस्त ले गई थी वहां पर। मेरे साथ भी वही हुआ जो तेरे साथ हुआ। यार, मेरे फोटोज हैं उन लोगों के पास, वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैं उनके पास किसी को लेके जाऊंगी।
माना जो तेरे साथ हुआ वो गलत हुआ, पर तूने भी अच्छा नहीं किया जूही। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बड़ा खुशहाल परिवार था सर, पर मयूर अपनी बेटी दृष्टि को लेकर बहुत परेशान रहते थे। दृष्टि सिजोफ्रेनिया की पेशेंट थी। सिजोफ्रेनिया? साहब, सृष्टि को ऐसी बीमारी थी कि उसे हमेशा लगता था कि उसे कोई मारना चाहता है। अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो वो मुझे मार देंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात को ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से आपकी पोती नहीं आपके बेटे को? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। माना वो अपनी बीमारी की वजह से वहम करती थी, पर वो अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश थी। वो तो बाहर वालों से डरती थी। आपके बेटे और बहू के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई अनबन? 18 साल हो गए शादी को, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर कुछ दिनों से मयूर बड़ा गुमसुम रहने लगा था। मयूर, आलू गोभी बनाओ या कोई और सब्जी खानी है? मयूर, मयूर, मयूर बेटा, किस सोच में पड़े हो? कुछ नहीं माँ। मेरी बहू को लगता था कि मयूर हमसे कुछ छुपा रहा है। आपका बेटा मयूर काम क्या करता था? वो एक एक्सपोर्ट कंपनी का मैनेजर था। आपके बेटे की किसी बाहर वाले से या किसी रिश्तेदार से कोई दुश्मनी? साहब, मयूर की माँ ना तो अपनी पोती पे शक जता रही है और ना ही अपनी बहू पर, लेकिन गायब दोनों ही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दृष्टि के हाथों ही मयूर का मर्डर हुआ हो और अपनी पोती को बचाने के लिए इसने उसे अपनी बहू के साथ कहीं भेज दिया हो सकता है सर, लेकिन घर के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं है, तो पता लगाना मुश्किल है कि मयूर का मर्डर किसी बाहर वाले ने किया है या फिर मयूर की बीवी और बेटी के ही गायब होने का कनेक्शन मयूर के मर्डर से है। एक काम करो पंकज, मयूर और उसकी बीवी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, उन दोनों के अफेयर्स, दोस्ती, दुश्मनी, हर एक एंगल को चेक करो और दृष्टि के डॉक्टर को मिलो एक बार, उससे उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में पता करो। ओके सर। कोटा बहुत छोटा शहर है, तुम हमसे बच के भाग नहीं पाओगे। 4 दिन हो गए, न तू आई न अपने साथ दूसरी बाहर लाई। तुम्हारे फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, दिखा इसको। अगर कल तक तू किसी दूसरी लड़की को लेकर हमारे पास नहीं आई तो ये फोटो हम तुम्हारे बाप को भेज देंगे, समझी ना? हाय, सुनो जूही, जूही सुनना, अरे एक जरूरी बात करनी है तेरे से, सुनना। तू चले जा यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला? अरे कोटा में सन्नाटा भी गूंजता है, यहाँ चिल्लाएगी ना तो बम फट जाएगा। तेरे फोटोग्राफ्स मेरे हाथ लगे हैं। कौन से फोटोग्राफ्स? वही जिसमें 2-2 लड़कों के साथ। अब हमारा नंबर भी लगाना होगा। अबे नखरा नहीं चलेगा, आज नहीं तो कल दर्शन देने पड़ेंगे तुम्हें। सर, दृष्टि के काउंसलर ने बताया कि दृष्टि की मेंटल कंडीशन बचपन से ही ऐसी थी। उसका भी कहना है कि दृष्टि को हमेशा ये वहम रहता था कि उसको कोई मार सकता है। तो पंकज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दृष्टि को लग रहा हो कि उसके फादर मयूर उसको मार देंगे और कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि दृष्टि ने मयूर को मारा और अंकिता दृष्टि को लेकर भाग गई? पॉसिबल है सर, क्योंकि अंकिता का फोन मर्डर वाली रात उसके घर के एरिया में ही बंद हुआ।
मैंने अंकिता के बारे में पता किया, उसके पेरेंट्स गुजर चुके हैं, लेकिन सर ऐसा कोई भी लीड नहीं मिला जिससे पता चले कि वो इस समय कहाँ पर छुपे बैठे हैं। मयूर की माँ ने हमें बताया था कि पिछले कुछ दिनों से मयूर अंकिता से कुछ परेशान चल रहा था, तो हो सकता है इसके पीछे अंकिता के लव अफेयर का एंगल हो। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मयूर को मारा और अपनी बेटी दृष्टि को लेकर भाग गई। सर अंकिता के कॉल रिकॉर्ड से तो ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला है, लेकिन हाँ मयूर के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी हत्या से कुछ दिन पहले से उसको कोटा के एक पीसीओ से कॉल आ रहे थे, और मयूर के काम से जुड़े ऐसे कोई भी इंसान का पता नहीं चला है जो कोटा में रहता हो, और मयूर की माँ ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि उसका कोई रिश्तेदार कोटा में रहता है। तो फिर कोटा के पीसीओ से मयूर को कॉल्स कौन कर रहा था, और इन कॉल्स का मयूर के मर्डर और अंकिता और दृष्टि के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? एक तरफ पुलिस अंकिता और दृष्टि के गायब होने से मान रही थी कि शायद मयूर मर्डर केस की वो प्राइम सस्पेक्ट है, और उनका पुलिस से भागने का आखिर क्या राज था, यह अभी भी रहस्य बना हुआ था। पर इस रहस्य का संबंध क्या उस मामले से भी जुड़ा था जिसमें एक के बाद एक कई लड़कियां शारीरिक शोषण का शिकार बनी थी? कोटा में तो बाहर आ गई है। माय गॉड, एक जाति या दूसरी को लेके आती है। अर्जुन जी, ये हर्षा है। हर्षा, ये वही बायोलॉजी टीचर है जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को बायोलॉजी की फ्री ट्यूशन्स देते हैं, तो इनके पास पढ़ेगी तो 10th में टॉप करेगी। थैंक यू दीदी। अरे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। तो तुम मुझसे बायोलॉजी पढ़ना चाहती हो? यस सर। लेकिन मैं पढ़ाने से पहले अपने स्टूडेंट्स की टेस्ट लेता हूँ। क्या तुम टेस्ट दोगी? यस सर। ठीक है हर्षा, तो तुम सर को टेस्ट दो, मैं चलती हूँ। सर फिलहाल हमें कोई भी क्लू नहीं मिला है कि मयूर के मर्डर के पीछे किसी आउटसाइडर का हाथ है। मुझे लगता है कि मयूर की माँ ही हमसे कुछ छुपा रही है। मयूर की माँ को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, और मयूर और अंकिता दोनों की ईमेल आईडीज और सोशल नेटवर्किंग अकाउंट चेक करो। शायद उनका कोटा से कोई कनेक्शन सामने आए, क्योंकि हमें किसी भी तरह से ये पता लगाना है कि अंकिता और दृष्टि इस वक्त है कहाँ। दृष्टि बेटा, हम उतर गए ना गाड़ी से। हाँ, अब मत डरो, ठीक है? चलिए। आप आगे जाओ, मैं आप नहीं। हाँ, आप आगे जाओ, मैं आपके पीछे आऊंगी। हम साथ भी तो चल सकते। नहीं आप नहीं, आप आगे जाओ, मैं आपके पीछे आऊंगी। यू गो गो। मुझे मारोगे ना? नहीं बेटा, नहीं नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। आप मुझे मेरे घर से यहाँ क्यों लेकर आए? आप मुझे मारोगे? बेटा इसलिए ताकि कोई तुम्हें वहाँ ना मार सके। नहीं नहीं, आपकी मम्मी हूँ ना? नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? खतरा टल गया ना? हाँ, कोई मुझे नहीं मारेगा? हाँ बेटा, खतरा टल गया। हाँ? कोई नहीं मारेगा। मुझे नहीं मारेंगे पक्का? हाँ। सर मयूर की माँ के कॉल रिकॉर्ड में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन मैंने मयूर का ईमेल अकाउंट स्कैन किया। सर मयूर की हत्या से कुछ दिन पहले उसको गोविंद आर नाम की एक ईमेल आईडी से मिला था। ये देखिए सर। कैसे हो मयूर जी? आजकल मेरा फोन नहीं उठा रहे, कोटा कब आ रहे हो? देर मत कीजिए, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। तो ये गोविंद आहार मयूर को कोटा बुलाना चाहता था, लेकिन ये किस मामले के बिगड़ने की बात कर रहा है?
सर इस गोविंदार नाम की ईमेल आईडी से मयूर को सिर्फ एक ही मिलाया था। पंकज, हो सकता है ये गोविंद आर वही आदमी हो जो कोटा के पीसीओ से मयूर को कॉल करता था। इसका आईपी एड्रेस निकालो। हो सकता है इसका मयूर के मर्डर से कोई कनेक्शन हो और ये अंकिता और दृष्टि के बारे में कुछ जानता हो। सर जिस गोविंदार नाम की ईमेल आईडी से मयूर को मेल आया था उसका आईपी एड्रेस ट्रेस हो गया। वो आईपी एड्रेस कोटा का है सर, और मेल भेजने वाले का नाम गोविंद राव है, वो भी कोटा में ही रहता है। जी गोविंद राव जी हैं? आप लोग कौन है? आप जरा गोविंद राव जी को बुलाइए। लगता है आप कोटा से नहीं। जी हाँ, हम स्पेशली दिल्ली से उन्हें मिलने के लिए आए हैं। आप उन्हें बुलाइए, हम अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देंगे उन्हें। मेरे पति गोविंद कोटा में सच्ची खबरें नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका चलाते थे। करीब 15 दिन पहले वो अपने पत्रिका के ऑफिस से घर लौट रहे थे, तभी किसी बाइक सवार ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। तब उनके पैर में गोली लगी थी। लोग उन्हें अस्पताल भी ले गए। 2 दिन तक वो अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन फिर तीसरे दिन किसी ने उन्हें अस्पताल में भी। कब मर्डर हुआ आपके पति का? सर 4 जून को। लेकिन उन्हें किसने मारा ये यहाँ की पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। दरअसल हम आपके पति से एक मर्डर केस के सिलसिले में बात करने आए थे। आपके पति की हत्या के 3 दिन बाद यानी कि 7 जून को दिल्ली के एक मयूर वशिष्ठ नाम के आदमी का मर्डर हुआ था। मयूर वशिष्ठ कौन? ये है मयूर वशिष्ठ, आप पहचानती हैं? नहीं सर, मैं तो इन्हें नहीं जानती। ये मयूर वशिष्ठ की पत्नी और उनकी बेटी हैं, इन्हें पहचानती हैं? नहीं सर। मम्मा, आप मुझे दिल्ली से यहाँ क्यों लेकर आई हैं? आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? सर गोविंद राव की बीवी मयूर और उसकी फैमिली को नहीं जानती, लेकिन गोविंद राव तो जानता ही होगा। पर सवाल ये है पंकज कि दिल्ली की एक एक्सपोर्ट कंपनी के मैनेजर मयूर का कोटा के एक जर्नलिस्ट गोविंद राव से क्या कनेक्शन हो सकता है? और गोविंद राव ने मयूर को ऐसा मेल क्यों भेजा कि वो कोटा आए? और ऐसा क्या था जो उस मेल में ये लिखा था कि मयूर ने अगर देर की तो मामला बिगड़ सकता है? सर गोविंद राव का मर्डर मयूर के मर्डर से 3 दिन पहले ही हो गया था। अब मयूर का मर्डर और मयूर की बीवी और बेटी का गायब होना, इन तीनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। तभी तो गोविंद राव के आईडी से मयूर को मिल गया। एक काम करते हैं पंकज, गोविंद राव के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही पुलिस टीम से मिलते हैं, शायद उनसे हमें मयूर और उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चले। सर कि किसके साथ थी तू? जानती भी है वो कौन है? वो बायोलॉजी टीचर है दीदी। और किसने मिलवाया तुझे इस बायोलॉजी टीचर से? तू मेरी बहन को लफंगों के पास लेके गई। जानती है ना कि वो सिर्फ 14 साल की है। तो ना उसे भी इन समय फंसा दिया। मानती हूँ कि मैंने भी हर्षा के साथ ठीक नहीं किया, लेकिन हर्षा तेरे ही किए की सजा भुगत रही है। तूने मुझे फंसाया और मुझे तुझ पे इतना गुस्सा आया कि मैंने तेरी बहन को फंसा दिया। गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, एक के बाद एक कोटा के सारे फूल मसले जा रहे हैं। देख जूही, मुझे गलत मत समझ। अरे मैं कोई कैक्टस थोड़ी हूं। अब कामदेव मुझ पर इतना ज्यादा प्रसन्न है तो मैं क्या करूं? तू मेरे साथ सोना चाहता है? सोना नहीं बेवकूफ, मैं तेरे साथ जागना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके बदले में तुझे मुझे वो सारे फोटोज दिखाने होंगे जो वो लोग तुझे बनवाने के लिए देते हैं। सर गोविंद राव सच्ची खबरें पत्रिका का एक अकेला करता धरता था। एडिटर, पब्लिशर, रिपोर्टर, हर काम वही किया करता था। लेकिन उसे खबरें छापने से ज्यादा लोगों को ब्लैकमेल करने में इंटरेस्ट था। हाँ सर,
अगर उसे किसी के खिलाफ कोई खबर मिलती तो उसे छापने की बजाय वो उसे ब्लैकमेल करने लगता। पहले हमें लग रहा था कि गोविंद राव के मर्डर के पीछे इनमें से किसी का हाथ हो सकता है, लेकिन हमने इंक्वायरी की, किसी के खिलाफ कुछ मिला नहीं। गोविंद राव ने मयूर को एक मेल भेजा था, उसमें उसे कोटा बुला रहा था और उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर मयूर ने देर की तो मामला बिगड़ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोविंद राव मयूर को किसी मामले में ब्लैकमेल कर रहा था? हो सकता है सर, लेकिन हमें मयूर और गोविंद इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं मिला। कनेक्शन तो होगा, इसीलिए तो गोविंद ने मयूर को मेल किया था। एक काम करो पंकज, मयूर और गोविंद इन दोनों की बैंक स्टेटमेंट्स को टैली करके देखो। हो सकता है मयूर ने गोविंद के अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर किया हो जिसका कनेक्शन उस ब्लैकमेलिंग से हो। ओके सर। दृष्टि, बेटा ये हमारा नया घर है और यहाँ आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। अर्चा, एग्जाम आने वाले हैं ना? पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। 10 के बाद ना तू साइंस लेना। मैं चाहता हूँ कि तू डॉक्टर बने। तुम्हारी बहन जूही ये तो पढ़ाई में कुछ ध्यान देती नहीं है। तू अपने पापा का नाम ज़रूर रोशन करना। दीदी, आई एम सॉरी, मुझे प्रिया दी के साथ नहीं जाना चाहिए था ना। हर्षा, जब तक तेरी दीदी है तुझे किसी बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू बस ये सब भूल जा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पापा को मुझसे कोई उम्मीदें नहीं है, लेकिन तू उनके सपने ज़रूर पूरे कर। सर, मैंने गोविंद राव और मयूर दोनों के बैंक स्टेटमेंट टैली किए, लेकिन ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जिससे लगे कि मयूर गोविंद को पैसे ट्रांसफर करता था। सर, मैंने गोविंद का बैंक लॉकर भी चेक किया, उसके लॉकर में ये फोटो मिला है साहब। लेकिन गोविंद राव के लॉकर में मिली इस फोटो का मयूर से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, एक बच्ची का इंटीमेट फोटो है। अगर मान लो कि गोविंद मयूर को ब्लैकमेल कर रहा था तो हो सकता है कि उस मेल और ब्लैकमेलिंग का इस फोटो से कोई कनेक्शन हो। सर, ये एक लेटर है आपके। ये फोटोग्राफ गोविंद राव के लॉकर में? जी। लेकिन सर, ये फोटो में कौन है मैं इन्हें नहीं जानता, और ये फोटोग्राफ भी काफी पुराना है। लेकिन इसी तरह के फोटोग्राफ से जुड़ा हुआ एक केस बहुत पहले कोटा में सामने आया था। किस केस की बात कर रहे हैं आप? सर, लगभग 25 साल पहले 1992 में कोटा में एक सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ था। गोविंद राव ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका इसी केस के बाद शुरू की थी। मुझे लगता है कि ये फोटोग्राफ्स उसी केस से जुड़ा हो सकता है। लेकिन वो केस एग्जैक्टली था क्या? सर, कोटा का काफी फेमस केस है। 1992 में यमुनानगर पुलिस स्टेशन को एक अज्ञात लेटर आया था। उस लेटर में यह लिखा हुआ था कि कोटा के बहुत सारे लड़के कोटा की मासूम बच्चियों को मोलेस्ट कर रहे हैं। और सर, उस लेटर में दी हुई इंफॉर्मेशन के आधार पर यमुनानगर पुलिस स्टेशन ने बहुत सारी गिरफ्तारियां भी की थी। सर, जैसे जैसे इस केस का खुलासा होता गया, बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आते गए। बता, और सच बता। सर, हमने एक बार लड़के लड़की को गार्डन में सेक्स करते हुए देख लिया था सर। हमने उनकी फोटो खींची। सर, हम फोटो को दिखा के उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगे। अब अगर तू चाहती है कि तेरे फोटोज तेरे माँ बाप तक ना पहुंचे तो तू तेरे जैसी खूबसूरत लड़की को मेरे पास लेकर आ। सर, उसके बाद जो कोई भी लड़की हमारे पास आती हम उसके सामने वही शर्त रखते थे।
तुम तीनों के अलावा और कौन कौन था जो उन लड़कियों का शारीरिक शोषण करता था? और सर, उन 3 लड़कों के बयान के आधार पर बहुत सारे लड़कों की गिरफ्तारियां भी हुई। सर, इस केस में लगभग 100 से ज्यादा लड़कियां विक्टिम थी और बहुत सारी लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया था। सर, जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, कोटा की लड़कियों की शादी करना उनके माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता कि लड़की कोटा से है, उन्हें लगता कि ये भी उस केस की विक्टिम हो सकती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लड़की उन विक्टिम्स में से एक हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि गोविंद राव के लॉकर में ये फोटो क्यों रखी हुई थी? सर, अगर गोविंद इस फोटो के बेसिस पे मयूर को ब्लैकमेल कर रहा था, तो हो सकता है कि वो 25 साल बाद भी इन तीनों के टच में होगा। सर, ये फोटो देखिए, इसमें 2 लड़के हैं और दोनों के चेहरे प्रोफाइल में हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें से एक मयूर हो और इसीलिए गोविंद मयूर को ब्लैकमेल कर रहा था? यू आर राइट पंकज, एक काम करो, मयूर की 25 साल पुरानी फोटो चेक करो। हो सकता है गोविंद और मयूर के मर्डर का कनेक्शन 25 साल पुराने उस सेक्स स्कैंडल केस से हो। कुलदीप को बोल के उस केस की सारी फाइल्स मंगवाओ और ये पता लगाने की कोशिश करो कि इस फोटो में जो लड़की है और 2 लड़के हैं, ये है कौन। ओके सर। अंकिता और दृष्टि की कोई अपडेट? सर, मैंने उनका फोटो कोटा के सभी थानों में सर्कुलेट करवा दिया है, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कोई लीड नहीं मिला है जिससे पता चले कि वो इस वक्त है कहाँ। अंकिता और दृष्टि अब भी पुलिस की पहुंच से दूर थे, लेकिन मयूर की मां इस बात से वाकिफ थी कि वो कहाँ है, या कुछ ऐसा था जो वो खुद पुलिस से छिपा रही थी। अब पुलिस मयूर और गोविंद मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए 92 में सामने आए कोटा सेक्स स्कैंडल की फाइल्स के पन्ने पलट रही थी और जल्द ही कुछ नए समीकरण सामने आए। सर, जिस बच्ची और 2 लड़कों की फोटो गोविंद के लॉकर में मिली थी, उसमें मयूर नहीं है। मैंने मयूर के 25 साल पहले की फोटो चेक की और इस तरीके की कोई भी फोटो 1992 के कोटा सेक्स स्कैंडल केस की फाइल्स में भी नहीं मिली है। लेकिन पंकज, ये फोटो लग तो इसी पीरियड की रही है। अब इस केस में 100 से ज़्यादा लड़कियां विक्टिम थी और सिर्फ 18 लड़के गिरफ्तार हुए थे। कई एक्यूज और विक्टिम्स तो ऐसे थे जिनकी आज तक पहचान ही नहीं हो पाई। तो पूरे चांसेस हैं कि इस फोटो में जो लड़की है वो उसी केस की एक विक्टिम हो और ये जो 2 लड़के हैं ये ऐसे एक्यूज जिनकी आज तक पहचान नहीं हो पाई। लेकिन सर, इस केस में मयूर का कोई कनेक्शन मिल नहीं पा रहा। मैंने गोविंद के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसके मर्डर से पहले तक ये गोविंद इस केस से जुड़ी 2 औरतों के टच में था। कौन 2 औरतें? सर, उसमें से एक है प्रिया सिंह जो इस केस की विक्टिम थी और दूसरी है सरला जो इस केस के अक्यूज अमित बिष्ट की वाइफ है। सर, अभी ये सरला और प्रिया दोनों के फोन बंद हैं। लेकिन गोविंद एक विक्टिम और एक एक्यूज की वाइफ के टच में क्यों था? सर, ये अमित बिष्ट की फोटो प्रोसेसिंग लैब हुआ करती थी और ये अमित ही उन लड़कों द्वारा खींची गई फोटो को डेवलप करता था। सर, ये अमित इस केस का बड़ा एक्यूज था जो उन लड़कों के लिए काम करता था जो लड़कियों की फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। सर, अमित ने बयान दिया कि जो फोटोग्राफ यमुनानगर पुलिस स्टेशन में शिकायत के रूप में भेजे गए उसी की लैब से चोरी हुए थे। इन फोटोज में जो 18 लड़के हैं उनको तो हमने दबोच लिया। अब तू ये बता, इनके अलावा और किस किस को तू जानता है? सर, मैं अर्जुन, सुमित और ये सुबोध, इन तीनों के अलावा और किसी को नहीं जानता, क्योंकि बस यही तीनों हमसे फोटो डेवलप करवाने आते थे। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि तेरी वजह से सब पकड़े गए। तूने किसी को ये फोटोज दिए जो हमारे पास एनवेलप में पहुंचे। क्या मतलब जूही ने हम सबको फंसाया है? जूही कौन? केटी पब्लिक स्कूल की लड़की है। उसने ही मुझसे कहा था कि अगर मैं उसे इन फोटोग्राफ्स का नेगेटिव दूंगा तो वो मेरे साथ भी सोने के लिए, लेकिन सर मैंने उसको कुछ नहीं दिया। शायद मेरे लैब से वो सारे फोटो चुरा करके ले गई हो। सर, अमित के बयान के बाद माना गया कि जूही इस केस की विसल ब्लोअर थी। जूही यहीं रहती है? सर, जूही यहाँ रहती थी मतलब? अब कहाँ है वो? हमें मिलना है उससे। तो हो सकता है कि जूही ने ही वो फोटोग्राफ्स यमुनानगर पुलिस स्टेशन में भेजे हों, पर बात पुख्ता नहीं हो पाई सर। पर प्रिया जूही के कॉलेज में ही थी जिससे गोविंद 25 साल बाद भी टच में था। टच में तो अमित की बीवी के भी था। ये अमित बिष्ट आजकल है कहाँ? सर, इसे बाकी अक्यूज के साथ आजीवन कारावास की सजा मिली है। अभी ये कोटा जेल में बंद है। सर, शायद इससे मिलकर इसकी बीवी सरला और प्रिया के बारे में कोई लीड मिले जिससे गोविंद टच में था। सर, हो सकता है कि ये मयूर के बारे में भी कुछ जानता हो। साहब, पिछले 25 साल से मैं इस
चार दीवारी में बंद हूं, मुझे क्या पता होगा कि ये कौन लोग हैं। इस लड़की को और दो लड़कों को तो पहचानता होगा, क्योंकि 25 साल पहले ये फोटो तूने ही डेवलप किया था। नहीं साहब, मैं इनको नहीं जानता। एक बात बता, तेरी बीवी गोविंद राव के टच में क्यों थी? साहब 25 साल से यही काल कोठरी मेरी जिंदगी है। बाहर मेरी बीवी किससे मिलती है, क्या करती है, मुझे क्या पता होगा। सर बाकियों ने भी उस लड़की और दो लड़कों को आइडेंटिफाई नहीं किया। सर क्या वाकई में इस फोटो का 25 साल पुराने सेक्स स्कैंडल से कोई कनेक्शन हो सकता है? और मुझे इस फोटो का मयूर से भी कोई कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। अब ये समझना मुश्किल है कि गोविंद इस फोटो के लिए ही मयूर को ब्लैकमेल कर रहा था या फिर कहानी कुछ और है। लेकिन पंकज, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि अमित उस फोटो में मौजूद लड़की और दोनों लड़कों को पहचानता है, लेकिन किसी वजह से बता नहीं रहा है। हेलो सर, गोविंद के लॉकर से जो फोटो मिली थी और उसमें जो लड़के थे उसमें से एक लड़के की पहचान हो गई है। कौन है वो? पुष्कर का एमएलए किशोर दीवान। सर मैंने किशोर दीवान के हेंचमैन के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसका नाम देवराज है, ये उसका फोटो सर। सर 1 जून को जहां पर गोविंद राव पर हमला हुआ था वहां पर इसका फ़ोन एक्टिव था, और 4 जून को जिस हॉस्पिटल में गोविंद राव का मर्डर हुआ वहां पर भी इसका फ़ोन एक्टिव था। फिर तो पूरे चांसेस हैं कि गोविंद का मर्डर इस देवराज ने किया हो। सर माना कि देवराज ने गोविंद को मारा, लेकिन क्या मयूर का मर्डर भी देवराज ने किया होगा? अब ये तो देवराज ही बताएगा कि मयूर के मर्डर और मयूर की बीवी और बेटी के गायब होने का क्या चक्कर है। उठा के लाओ इसे। तुझे क्या लगा कौन है? अच्छा ये बता, मुझे क्यों बुलाया यहाँ? अंदर तो आओ। ये तेरी बेटी है? बहुत ही सुंदर है। पंकज बोल। सर मानते नेताजी कहने पे गोविंद राव को मैंने मारा, लेकिन मयूर वशिष्ठ को मैं नहीं जानता और उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। तेरा नहीं तो तेरे नेताजी का हाथ होगा। वैसे तेरे कबूलनामे के बाद नेताजी का कबूलनामा छाप सकते हैं। कुलदीप जी सर, नेताजी का अरेस्ट वारंट निकलवाओ। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, हमने देवराज को किसी का मर्डर करने के लिए नहीं भेजा था। आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे वो नमक हरामी कर रहा है हमारे साथ। नेताजी, अब आपका कोई पैंतरा नहीं चलेगा, और आप सिर्फ गोविंद राव के मर्डर केस में ही नहीं, 25 साल पुराने कोटा सेक्स स्कैंडल केस में भी फंसने वाले हैं। जिस आदमी ने 25 साल पहले ये फोटो डेवलप की थी, अमित बिष्ट, उसने भी अपना मुंह खोल दिया। साहब, ये फोटो पहले पुलिस के पास नहीं थी। इसकी नेगेटिव मैंने घर में छुपाकर कहीं रख दी थी, लेकिन कुछ समय के बाद जब मैंने अखबार में देखा कि किशोर दीवान एमएलए का इलेक्शन जीत लिया था, तब मुझे ख्याल आया। मैंने सोचा कि वो पिछले 25 साल से बाहर ऐश कर रहा है और हम लोग यहाँ जेल में सड़ रहे हैं। इसलिए मैंने अपनी बीवी को मिलने के लिए बुलाया और मैंने बोला कि वो किशोर दीवान की फ़ोटो गोविंद राव को दे दे ताकि वो उसको ब्लैकमेल कर सके, और जब मैं यहाँ से निकलूँ तो मेरे पास कुछ पैसे हो। अमित बिष्ट की बीवी ने ये फोटो गोविंद राव को दी थी, और गोविंद राव इसी फोटो के लिए आपको ब्लैकमेल कर रहा था, और इसीलिए आपने देवराज को बोलकर गोविंद राव का मर्डर करवा दिया। अब चुप मत बैठिए, ये बताइए ये लड़की कौन है, और इस फोटो में आपके साथ ये दूसरा आदमी कौन है? सर, इस लड़की को मैं नहीं जानता, लेकिन इसे प्रिया लेकर आई थी हमारे पास। और ये दूसरा आदमी कौन है? सर, इसका नाम अमजद है और ये बहुत ही रईस बाप की औलाद है, और जैसे ही स्कैंडल सामने आया, इसके बाप ने अमजद को यूएसए भेज दिया था, और तब से सर ये वहीं है। सर, इस फोटो में जो बच्ची है उसकी पहचान हो गई है। उसका नाम हर्षा है,
और जिस जूही नाम की लड़की ने यमुनानगर पुलिस स्टेशन में एनवलप भेजने के बाद सुसाइड किया था, ये हर्षा उसी की बहन है। सर, पता चला है कि इनके माँ बाप कई सालों पहले गुजर गए थे, लेकिन अभी हर्षा कहाँ है इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। लेकिन इस लड़की हर्षा और अमजद का मयूर से कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। किशोर ने हमें बताया कि हर्षा को उसके पास प्रिया लेके आई थी। प्रिया के बारे में कुछ पता चला? चालाक मत बन प्रिया, तेरी शादी नहीं हुई इसीलिए तूने मेरा घर बर्बाद करने की सोची। पच्चीस साल पहले भी तूने ही मेरी जिंदगी खराब की थी और 25 साल बाद भी तूने ही मेरा घर उजाड़ा। तेरी बहन जूही ने मेरी जिंदगी उजाड़ दी, खुद ने तो सुसाइड कर लिया, लेकिन 25 साल पहले मेरे साथ कितनी लड़कियों के नाम पुलिस को दे दिए थे। जूही दीदी की वजह से ही वो कमीने पकड़े गए थे। वो इतनी ही महान थी तो उसने अपनी और तुम्हारी फोटो पुलिस को क्यों नहीं दी थी? मैंने तेरे पति को कुछ नहीं बताया, वो गोविंद राव ने उसको ब्लैकमेल किया होगा। हर्षा, सुन तो मेरी बात। जूही दीदी के सुसाइड के बाद पापा ने मुझे मेरे मौसा मौसी के यहाँ माधवपुर भेज दिया। जूही दीदी के जाने के गम में पापा की भी मौत हो गई। मेरे मौसा मौसी ने मुझे नया नाम दिया, पहचान दी, क्योंकि वो जानते थे कि कोटा की लड़की होना मेरा भाग्य कभी नहीं बदल सकता। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मयूर से मेरी शादी की, लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैं वो सब कभी भूल नहीं पाई। और इसी स्ट्रेस की वजह से मैंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जो बचपन से ही स्किज़ोफ्रेनिया और 18 साल बाद मयूर को पता चल गया कि मैं कोटा की उन्हीं लड़कियों में से एक हूं। तूने और तेरे मौसा मौसी ने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। तेरी वजह से वो 2 कौड़ी का पत्रकार मेरा नाम और मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की धमकी दे रहा है। लेकिन मयूर, चुप कर। मैं मयूर को मारना नहीं चाहती थी सर, पता नहीं वो सब कैसे मैं घबरा गई थी, बस इसलिए दृष्टि को लेके वहां से भाग गई। मैं जानती थी कि अगर मुझे जेल हो गई तो दृष्टि का ध्यान कोई नहीं रखेगा, इसलिए मुझे वहां से भाग जाना ही ठीक लगा। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा राज जरूर होता है जो हम शायद अपने करीबी से करीबी इंसान को भी बताने से डरते हैं, और अपने करीबियों से सच छुपाने को सिर्फ और सिर्फ धोखे और फरेब की संज्ञा देना हमेशा ठीक नहीं होता। और छिपाया गया सच अगर वाकई बहुत कड़वा है तो भी उसे इतना विषैला नहीं बन जाने देना चाहिए कि माफी मांगने और माफी देने की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।